हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवदिनकर एंड आई वेलकम यू टू द चैनल द मैथ्स डिकोड। इस वीडियो में हम जो अपना पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का, उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं एमसीक्यूज। चलो, ये पहला एमसीक्यू है। इसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए एंड वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम A11। A11 कैसे निकालेंगे? -1 to the power 1 plus 1 and the minor of this element A11 and that is, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो 1 0 0 1, कुल मिला के ये आएगा पॉजिटिव। ठीक है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, दैट इज A22। दिस विल बी -1 to the power 2 plus 2। डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम हमें छोड़ना पड़ेगा। -1 0 एंड विल बी 0 एंड 1। देखो ये तो पॉजिटिव है बट ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव आएगा, सो दिस विल बी -1। देन हम निकालेंगे इस एलिमेंट का कोफैक्टर A33 इज इक्वल टू -1 to the power 3 plus 3 और इसके रिलेटेड माइनर निकालते हैं हम दिस तो -1 0 एंड 0 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव है बट ये डिटर्मिनेंट आएगा नेगेटिव, तो दिस इज -1। ठीक है, बाकी सभी जो आएंगे वो 0 0 0 आएंगे। हमने सिर्फ डायगोनल वाले कोफैक्टर्स निकाले हैं। इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो वो आएगा -1 एंड दिस इज 1 -0, फिर 0 एंड 0, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा -1। देखो डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं एडजॉइंट निकालते टाइम, तो हमें कोफैक्टर्स निकाल लिए हमने, तो एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एडजॉइंट निकालते हैं ट्रांसपोज करके, और ट्रांसपोज करते टाइम ये डायगोनल एलिमेंट्स अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। तो ये 1 -1 और -1 वहीं पे रहेगा जहाँ पर है, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 है, तो एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको पता है ए इनवर्स हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इनके जो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनेगा उसको डिवाइड करने पड़ेगा इसके डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट है -1, तो इन सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करना पड़ेगा -1 से। तो ये जो A11 है ये बन जाएगा -1, तो इसमें -1 है, इसमें -1 है, इसमें -1 है। सेकेंड वाला एलिमेंट बनेगा +1। +1 का मतलब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये ठीक है, ये भी हट जाएगा। ठीक, और थर्ड एलिमेंट भी कितना हो जाएगा +1, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पे। यस, सो इन दिस एमसीक्यू वी आर गिवन 2 वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स हमें गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इनमें से सही ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन है कि दीज 2 वेक्टर्स आर पैरेलल। तो ध्यान से सुनो, 2 वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? कब होते हैं 2 पैरेलल वेक्टर्स? अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है बी, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं अगर, मान लेते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनना, मान लेते हैं कोई वेक्टर है अपने पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आप देख के बता सकते हैं कि वेक्टर्स पैरेलल है या नहीं है। कैसे पता करेंगे आप? ये जो वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर बी वेक्टर ए में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करने के बाद मिला होगा। वेक्टर बी वेक्टर ए में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करने के बाद मिला होगा। मतलब अगर मैं इसमें -1 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रहेगा -xi कैप -yj कैप -zk कैप। तो क्या वेक्टर बी हमें मिला है तब जब हमने वेक्टर ए में -1 की मल्टीप्लाई की? यस, सो दीज 2 वेक्टर्स विल बी व्हाट? पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स। -1 की ही नहीं, आप 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो, -1/3 की मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई इन दोनों में से, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वेक्टर अपने पास है, उस वेक्टर में आपने किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर बी बना लिया, तब ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप देखकर बता सकते हो कि कोई 2 वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल है या नहीं। तो वेक्टर ए अपने पास ये है और वेक्टर बी अपने पास ये है, क्या किसी भी तरीके से वेक्टर ए में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करके वेक्टर बी बन सकता है, या किसी भी तरीके से वेक्टर बी में मल्टीप्लाई करके वेक्टर ए बन सकता है?
नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वेक्टर बी में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i कैप माइनस 3j कैप हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं है। या किसी और स्केलर की मल्टीप्लाई करो तब भी वेक्टर के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल तो है नहीं। अभी क्या है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। कैसे होते हैं दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर? दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं, इस बात को फाइंड आउट करने के लिए हमें निकालना होगा उनका डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है दो वेक्टर्स का, तो हम बोलते हैं कि वे दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो निकालते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए ये जो कंपोनेंट्स है i कैप, j कैप, k कैप, कोरस्पोंडिंग की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे i कैप का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पर i कैप का कोफिशिएंट है 1, तो 3 इंटू 1 करेंगे 3 आएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, a डॉट b निकाल रहा हूँ। ओके, यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे है -1, 2 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -2। के कैप का कोफिशिएंट -1 और इधर भी इधर +1 है, तो यह जाएगा -1। 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स दैट कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स दैट दिस ऑप्शन इज करेक्ट। चलो सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। आपको तो एग्जाम में चेक नहीं करना, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इसने बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर बी इज ग्रेटर देन मोड ऑफ वेक्टर बी इज ग्रेटर देन मोड ऑफ वेक्टर ए। तो देखो, बी का मोड ए से ज़्यादा है या नहीं, ये भी आप देख के बता सकते हो। वैसे तो यहाँ से देख के बता सकते हैं, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ सभी जगह काम नहीं करेगा। ए के जो कंपोनेंट्स हैं 3, 2 एंड -1, वो बी के कंपोनेंट से ज़्यादा है, बी के कंपोनेंट से ग्रेटर है। तो 100% वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी के मोड से ज़्यादा होगा, क्योंकि मोडलेस निकालने का मतलब है वी आर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये तो है मोड निकालने का मतलब, इसके कोफिशिएंट्स या इसके ये जो कंपोनेंट्स है स्केलर कंपोनेंट्स, इस वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट से ग्रेटर है। तो जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो भी ग्रेटर आएगी। इसका मतलब ए का मोड ज़्यादा होगा बी के मोड से, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या ए और बी इक्वल हो सकते हैं? देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ फिर से, ए और बी का मोड इक्वल हो सकता है केवल तब जब इनके स्केलर्स इक्वल हो। मतलब अगर यहाँ पे 2, 3, 4 है तो यहाँ पे भी 2, 3, 4 हो। वो कहीं भी इधर उधर हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2, 3, 4 अगर स्केलर्स पहले वेक्टर में यूज़ किए गए हैं तो दूसरे वेक्टर में भी वही स्केलर यूज़ किए जाएं, तब उनका मॉडुलस इक्वल होता है, इररेस्पेक्टिव तो देयर पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2i कैप प्लस 3j कैप -4 की कैप हो सकता है, ये -4i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप हो सकता है, बट द स्केलर्स आर यूज्ड शुड बी सेम। ओके, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या था इनका 0 आ रहा था। आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। इसने बोला इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करते हैं, चलो। जब भी मॉडुलस दिखाई दे, इसका मतलब हमें इस लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। लिमिट को ब्रेक कैसे करते हैं? मोड ऑफ एक्स जहाँ जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ वहाँ के इंटरवल को अलग कर लो, और जहाँ पे ये पॉजिटिव है उस इंटरवल को अलग कर लो। ठीक है, मतलब -1 से लेके 0 तक सब नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। मतलब मोड ऑफ एक्स में नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, इसलिए इसको -x लिखेंगे। इस नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले x से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और फिर -1 से बनता है ना इंटरवल, -1 से 0 तक तो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और 0 से 1 तक पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इसलिए मोड ऑफ एक्स हो जाएगा पॉजिटिव। तो जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ वहाँ पे मोड को नेगेटिव लिख देते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ वहाँ पे मोड को पॉजिटिव लिख देते हैं। बहुत ही तगड़ी बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो इसको। तो आपको करना है -1 से 0, और मोड ऑफ एक्स आ जाएगा -x, क्योंकि निगेटिव वैल्यूज़ में इंटीग्रेट हो रहा है। मतलब रीज़न तो कुछ और है, लेकिन आप अभी के लिए ऐसा समझ सकते हो, dx प्लस इंटीग्रेशन देन 0 से 1, और ये मोड ऑफ एक्स इन पॉजिटिव वैल्यूज़ में पॉजिटिव है, अपॉन में x dx। ये कट जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, लिमिट क्या है आपकी -1 से 0 प्लस ये क्या आएगा, कट जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x एंड द लिमिट इज 0 to 1। करते हैं इसमें, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 माइनस x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 1 माइनस 0, तो ये 0 -1 यानी कि -1, और ये आ जाएगा +1, -1 +1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजीनस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये होमोजीनस फंक्शन क्या है, अब ध्यान से सुनो, होमोजीनस फंक्शन के बारे में भी बताता हूँ। होमोजीनस फंक्शन क्या है, किधर बताऊँ, चलो यहाँ बताता हूँ, यहाँ ये खाली प्लेस ना यहाँ पे। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है f(x, y), ठीक है।
ये होमोजीनस होगी अगर ये फंक्शन होमोजीनस होती है अगर x के प्लेस पे लेमडा x पुट कर दें, x के प्लेस पर लेमडा x और y के प्लेस पे लेमडा y पुट कर दें तो भी वो उसी के इक्वल आ जाए, एफ एक्स वाई इक्वल आ जाए लेमडा एक्स लेमडा वाई रखने के बाद। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन जो ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा होमोजेनस नहीं है। देखो पहला हमें एफ एक्स वाई दिया हुआ है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें लेमडा ले लेते हैं, एफ की वैल्यू आएगी लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई, तो ये आएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स लेमडा वाई, तो ये जाएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स वाई, और लेमडा स्क्वायर आपने ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये वही आ गई वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। लेमडा स्क्वायर यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे मैंने लेमडा लिखा था काट क्यों दिया, लेमडा टू द पावर एन, या यहाँ पे कुछ भी पावर हो सकती है। तो अगर हमें वही फंक्शन मिल जाए तो इसका मतलब होमोजीनस तो है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज होमोजीनस, लेकिन इसने पूछा नॉट होमोजीनस कि कौन सा होमोजीनस नहीं है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब तुम्हें पता चली गया है ना। इसको ध्यान रखना कि अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन होमोजीनस है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो फंक्शन होमोजीनस नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन के लिए तो ऐसा हो गया है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो होमोजीनस है। आगे प्रूफ करते हैं, दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन अपने पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3y। अब क्या करेंगे आप, एफ ऑफ लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई, एक्स के प्लेस पे लेमडा एक्स, वाई के प्लेस पे लेमडा वाई पुट करेंगे, तो आएगा लेमडा एक्स माइनस 3 लेमडा वाई, लेमडा आ जाएगा कॉमन, तो एक्स माइनस 3y, देखो वही मिल गई एक्स माइनस 3y। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन भी कैसी है, ये फंक्शन भी होमोजेनस है। ठीक है, अब आगे करते हैं थर्ड वाले को, एक्स के प्लेस पे लेमडा एक्स, वाई के प्लेस पे लेमडा वाई पुट कर दूँ सीधे, अब तो ये जाएगा साइन स्क्वायर लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स, या लेमडा से लेमडा कट जाएगा, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, और वैल्यूज़ कटने के बाद वापस फंक्शन वही मिलेगा जो है। इसका मतलब ये तीनों तो होमोजीनस हैं, मतलब डी होमोजीनस नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पे x के प्लेस पे लेमडा एक्स पुट कर दें, तो 10 लेमडा एक्स माइनस 10 लेमडा वाई। अब बताओ क्या ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल हुई, नहीं हुई, क्योंकि लेमडा कॉमन ही नहीं है सर। अगर लेमडा कॉमन होता तो 10x माइनस 10y जैसा कुछ मिलता और ये इसके इक्वल बन जाता, लेकिन अभी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि डी ऑप्शन अपना सही आंसर है, इसमें ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल पूछ रहा है। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार, ध्यान से सुनना। मज़ेदार बात यह है कि एक मॉडुलस फंक्शन इस टाइप की ए एक्स प्लस बी हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी पॉइंट पर। एक मॉडुलस फंक्शन हमेशा कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। सभी ऑप्शंस में x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मोड ऑफ x की बात कर लो या मोड ऑफ x माइनस 1 की बात कर लो, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे किसी भी पॉइंट पर, 0 1 2 माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई सा भी पॉइंट ले लो, ए मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो इनमें से जो नॉट कॉन्टिन्यूस वाले ऑप्शन हैं वो तो हटा ही दो, ये ऑप्शन हट जाएगा और ये ऑप्शन हट जाएगा। अब ए ऑप्शन में बोला कि ये कॉन्टिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूस भी है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल चेक करना है। अब दूसरी बात सुनो, एक बात तो आपको पता चल गई कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सॉरी अगर कोई फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगी। अब बात करते हैं उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, क्या मॉडुलस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, अब चेक करते हैं, ध्यान से सुनना। अब अगर कोई फंक्शन आपके पास है मॉडुलस फंक्शन, दैट इज मॉडुलस ऑफ एक्स, तो जब ये मोड के अंदर लिखी हुई वैल्यू 0 बनेगी उस वैल्यू पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगी, यानी कि दिस मोड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, दिस मोड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैंने आपको डिफरेंशियल पढ़ाते टाइम या डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाते टाइम बताया है। मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जब बताई थी, मैंने बताया था कि मोड के अंदर लिखी हुई वैल्यू अगर 0 बन जाती है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, और क्यों नहीं होता उसके लिए आप लेक्चर देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर कोई सी भी एक वैल्यू पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है
बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कौन सा सही आंसर है इसका? दिस इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। क्या आप बता सकते हो कि 2x माइनस 3 ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगी? ये नहीं होगी 3/2 पे डिफरेंशिएबल, क्योंकि x की वैल्यू 3/2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और अगर 0 बन गया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या ये 3/2 पे कॉन्टिन्यूअस होगी? यस सर, ये कॉन्टिन्यूअस तो हमेशा होगी किसी भी पॉइंट पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 6 में इसने बोला इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड देन वी आर टू कैलकुलेट देन डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ। चलो इसको ध्यान से देखो, बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझना। हमें एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गिवन है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 है। कितना है ऑर्डर इसका 2। तो जब ऑर्डर 2 गिवन है इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, ऑर्डर गिवन है 2 तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। अब इसने हमें गिवन है कि a का डिटर्मिनेंट कितना है 4, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स a इज 4। ठीक है, और आपको पता करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू एडजॉइंट ए, आपको इस चीज़ का पता करना है कि डिटर्मिनेंट 4 इंटू एडजॉइंट ए। पहली बात तो ये कि अगर ये देखो कोई मैट्रिक्स ही होगा, क्या होगा मैट्रिक्स ही होगा। अगर ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट निकालते टाइम ये बन जाएगा 4 टू द पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं बी, और आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है एन की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जो ऑर्डर होगा बी का, जैसे 2/2 ऑर्डर है तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, और अगर 3/3 का ऑर्डर तो ये हो जाएगा एन की पावर 3। ठीक है, मैट्रिक्स पढ़ते टाइम ही हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जिस स्केलर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी उतनी पावर बन जाएगी जो जितना उसका ऑर्डर है। नहीं समझे? फिर से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ऐसा 1 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका 1 आएगा, और आपने इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी 3a 3 मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो वैसे तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा, लेकिन हमें पता है कि इसका आंसर हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं कि जिस स्केलर की आपने मल्टीप्लाई करी है उस स्केलर को आप अगर कॉमन लेंगे तो आएगा 3 टू द पावर, ये तो ऑर्डर 2 है, 3 स्क्वायर आना चाहिए फिर हिसाब से, तो नहीं ऐसा नहीं है। अरे सही तो क्या था मैंने, हाँ बिल्कुल सही था। मतलब क्या है, अगर ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है ना, ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 1 0 0 1, और आपने इसमें किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दी 3a की, यानी कि 3 0 0 3। तो इसका वैसे तो हमें वो पता है कि आंसर कितना आएगा, 3 3 9, और इसका आएगा 1। तो देखो यहाँ 1 है या 9 है। तो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दी है तो उसका आंसर जो आएगा मोड ऑफ 3a जो आएगा वो आएगा 3 टू द पावर 2। 2 क्या है, जो उसका ऑर्डर है, 3 से आपने मल्टीप्लाई किया है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो ए का डिटर्मिनेंट था 3 का स्क्वायर होता है 9, और ए का डिटर्मिनेंट कितना ऊपर से 1, तो 9 इंटू 1 9 आ जाएगा। तो या तो सीधे सॉल्व कर लो, नहीं तो इस फॉर्मूले को भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसने यहाँ पे गिवन है हमें कि 4 इंटू एडजॉइंट ए, और ऑर्डर कितना है 2, तो ये 4 की पावर 2 तो बाहर निकल जाएगा, बतेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इसका फॉर्मूला है, अगर आपको एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालनी है तो इसका एक फॉर्मूला है सीधा। अब अगर आपके दिमाग पर जोर डालोगे तो शायद आपको पता चल जाए कि कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है 4 टू द स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। अगर इसका आंसर निकालना है आपको तो आपको ये सीधा लगाना पड़ेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। तो 4 का स्क्वायर 16 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना गिवन हमें 4, तो 4 टू द पावर n-1, n का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कितना 2 2 - 1 1, 60 इंटू 4 64। तो 64 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो इफ़ ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट ई की प्रोबेबिलिटी एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है, देन आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ डैश। तो चलो पहले इसका फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ डैश। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। ये तो होता है इसका फॉर्मूला। तो एफ डैश तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि एफ आपके पास है, एफ डैश आप निकाल सकते हैं। चलो
एक बात बिल्कुल ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखोगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश हमें चाहिए, तो इसने बोला ई और एफ कैसी इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब देखो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इनका इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं सीधा उनकी मल्टीप्लाई करके, पी ए इंटू पी बी। प्रोबेबिलिटी में आप पढ़ते हैं कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो इनका इंटरसेक्शन उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, एफ डैश से एफ डैश कट जाएगा, बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जिसका आंसर में कितना गिवन है 2/3। सो द आंसर विल बी 2/3। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8 पाएंगे, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस इंटरवल में बोला ना इसने। चलो करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, पहले एफ डैश एक्स करते हैं। एफ डैश एक्स कितना आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x² माइनस 3x का डिफरेंशियल 3 एंड द क्या बोलते हैं उसको 2 का डिफरेंशियल 0। अब आपको करना है पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो यहाँ से आएगा 3x² इज इक्वल टू 3, इससे कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आएगी +-1, x की वैल्यू आ गई है +-1। इस इंटरवल में एक तो हमें 0 मिल गया, एक -1 मिल गया, एक +1 और एक 2। इन सभी वैल्यूज़ पे चेक करेंगे कि इस फंक्शन का आंसर कितना कितना है। तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 0 2, तो f0 आएगा अपने पास 2। -1 पुट करते हैं, -1 का क्यूब -1 होगा, यहाँ पे आएगा +3 और यहाँ आएगा +2, तो f ऑफ -1 का आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 और 2 5 में से एक जाएगा 4 आएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, f1 निकालेंगे, इसमें पुट करते हैं 1 का क्यूब 1 -3 +2, ये आएगा 0। अब 2 पुट करते हैं, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा, -2 3 6 +2, 8 और 2 आएगा 10, 10 में 6 जाएगा 4। तो देखा जाए तो हमें दो जगह 4 मिल रहा है, एक तो 4 और एक 4, एक तो 2 पर और एक -1 पर। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 4 और वो होगी एक तो -1 पर और एक 2 पर। तो इसने सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका ही यही है कि डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 पुट करो, वहाँ से पॉइंट निकालो, पॉइंट निकालने के बाद जो आपको इंटरवल गिवन है उस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे भी चेक करो, 0 पर भी और 2 पर भी, साथ ही उन पॉइंट्स पे भी चेक करो जो आपने निकाले हैं, उन सभी पॉइंट्स में से जिस पॉइंट पर आंसर मैक्सिमम है वो मैक्सिमम और जिस पर मिनिमम है वो मिनिमम। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइन, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। इसका ए का ऑर्डर कितना है 3/3 गिवन है, ए का ऑर्डर कितना है 3/3 एंड बी का ऑर्डर कितना है 3/1 और सी का ऑर्डर कितना है 1/3। इनमें से कौन कौन सा डिफाइंड है, देखो दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइन होती है अगर ए और बी डिफाइन है अगर ए में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी में नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाएं। जैसे ये m/n है तो ये n/p हो, यानी कि फर्स्ट में कॉलम्स और सेकंड में रो इक्वल होने चाहिए। तो क्या ए बी डिफाइन हो जाएगा, फर्स्ट में कॉलम कितनी है 3 और बी में रो कितनी है 3, तो डिफाइन हो जाएगा, यानी कि ए बी तो डिफाइन है, ए बी तो डिफाइन है। अब चेक करते हैं बी सी इसमें कहीं भी नहीं है तो मत चेक करो। बी ए डिफाइन करते हैं, बी का ऑर्डर कितना है 3/1 और ए का ऑर्डर कितना है 3/3। तो यहाँ पे कॉलम्स 1 है, यहाँ पे रोज 3 है, तो क्या डिफाइन हो जाएगी, नहीं डिफाइन होगी, तो ऑप्शन सी तो गलत है। अब चेक करते हैं ए सी, यहाँ पे क्या बोलते हैं रो कॉलम्स कितनी है 3 और सी में कॉलम रोज कितनी है 1, तो यहाँ पे कॉलम्स 3 यहाँ पे रोज 1 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए सी भी डिफाइन नहीं होगा, ना ही ये डिफाइन हो रहा ना ही ये डिफाइन हो रहा, तो ऑल वाला ऑप्शन कैसे हो जाएगा, इसका मतलब केवल ए बी डिफाइन होगा। ठीक है, तो डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है कि फर्स्ट में कॉलम और सेकंड में रो इक्वल हो जाए। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो के की वैल्यू बताओ, यानी कि कुल मिला के बात ये इंटीग्रेशन करवा रहा है, कर दो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में गिवन है 2⁴ और अपॉन में x² dx, 1/x को t मान लेते हैं क्योंकि 1/x का डिफरेंशियल 1/x² होता है। ठीक है, ये तो मुझे पता है, और जब मैंने पढ़ाया ना डिफरेंशियल वहाँ में बताया मैंने डायरेक्ट कि भैया 1/x का डिफरेंशियल -1/x² होता है, तो 1/x को रिप्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो लेट कर लेते हैं 1/x इज इक्वल टू टी, 1/x क्या लेट कर लेते हैं हम टी, डिफरेंशियल करते हैं -1/x² dx इज इक्वल टू dt, हो गया भैया। तो माइनस इधर लेके जाते हैं तो 1/x² dx रिप्लेस हो जाएगा किससे, -dt से, तो कर देते हैं। तो ये 1/x² ये तो रिप्लेस हो जाएगा -dt से, -dt,
और 1/x को अपने क्या माना है टी, तो हो जाएगा 2 की पावर टी। अब 2 की पावर टी तो आ चुका है, इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं। अब मुझे बता दो जरा a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया है a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन में log a बेस e, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पर करते हैं सॉल्व, -2 की पावर t है ना, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 की पावर t और अपॉन में आएगा log और 2 और बेस ई। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 2 की पावर t से तो 2 की पावर t कंपेयर हो जाएगा, सिर्फ बचेगा k। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/log 2, ये तो आ रही है क्योंकि कंपेयर भी तो करनी है, क्योंकि इक्वल टू में दे रखा है, इसका आंसर हमें दे रखा है बेसिकली, बस इसने पूछा कि k की वैल्यू बता दो। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, वैल्यू वापस रख देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 1/x, तो ये 2 की पावर 1/x 2 की पावर 1/x ये तो सही आ गया, और k के प्लेस पे क्या है -1/log 2, -1/log 2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, तो हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी गिवन है, ए का मोड गिवन है, बी का मोड गिवन है, सी का मोड गिवन है, बी और सी के बीच एंगल पूछा है। अब जब बी और सी के बीच एंगल पूछा है तो ए का क्या काम, ए का कुछ काम नहीं, तो राइट हैंड साइड पहुंचा दो यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए, दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आएगा मोड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव साइन तो वैसे पॉजिटिव हो जाएगा, वेक्टर बी का स्क्वायर, बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सी स्क्वायर, सी कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, प्लस 2 bc का फॉर्मूला क्या होता है 2 मोड ऑफ वेक्टर बी मोड ऑफ वेक्टर सी एंड कोस थीटा, ये होता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ए का स्क्वायर कितना है 37, तो कितना आएगा 16 और 9 25, इधर माइनस होगा, तो 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी कोस थीटा इज इक्वल टू 37 में से 25 जाएंगे तो क्या 12 बचते हैं, हाँ जी 12 ही तो बचते हैं, इससे काटेंगे 6 टाइम कट जाएगा, तो मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 6। ए का मोड हमें गिवन है कितना, ए का मोड गिवन हमें √37 गिवन है, और बी का मोड गिवन है कितना हमें, बी का मोड गिवन है हमें 3 एंड ये आएगा कोस थीटा, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही ना गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ये तो बी और सी था ना यहाँ पे, मैं भी दिखाऊँ ये क्या हो रहा है, बी और सी था यहाँ पे, तो ये आएगा 3 × 4, क्या आएगा यहाँ पे 3 × 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 6, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू आएगा 1/2। अब बता दो थीटा की वैल्यू 1/2 कोस में कहाँ पे होती है, क्या ये 60 पे होती है, यस सर 60 पे होती है, यानी कि π/3, ये रहा आंसर सही, क्या दिक्कत है। चलें आगे, 12 द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर में चाहिए, तो सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली फॉर्म में लेके तो आओ, दो फॉर्म होती हैं, एक तो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यों, एक तो ऐसी होती है, एक होती है dx/dy प्लस px इज इक्वल टू क्यों, ये होती हैं दो फॉर्म। इसका इंटीग्रेटिंग की फैक्टर की बात करें तो होता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ लिख देता हूँ ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूँ तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई की पावर पी डी एक्स, और इसका कैसे निकालते हैं ई की पावर पी डी वाई, जहाँ पे पी क्या है, पी है ये वाली फंक्शन, ये वाली फंक्शन जो कंपेयर करने पे मिलेगी। सही है, दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, इस टाइप की इक्वेशन बनती है तो यहाँ से निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इक्वेशन बनती है तो यहाँ से निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या दिक्कत मान रहे हो। तो चलो पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इनके जैसी बनाने की कोशिश करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर इस टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, दिस टर्म अगर आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, तो जो मैंने अभी अभी दो इक्वेशन लिखी थी वो तो बनेगा नहीं। इसका मतलब dy/dx को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड और ये 2y लेकर आओ डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 2y का होल क्यूब अपॉन में y, सॉरी 2y इज इक्वल टू में आएगा dx/dy। राइट, अब इसको अलग अलग ब्रेक कर दो, x/2y प्लस ये आ जाएगा कितना कितना कितना, 2 से 2 कटेगा, y से y स्क्वायर इज इक्वल टू dx/dy। इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो dx/dy बन जाएगा -x/2y इज इक्वल टू में आ जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, ये तो बन गया। अब देखो अभी मैंने लिखी थी इक्वेशन, तो dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, है ना, एक लिखी थी मैंने dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब ये वाली जो बनी है ये कौन से फॉर्म की बनी है, देखो
डी एक्स अपॉन डी वाई वाली बनी है, तो ये तो हटा ही दो। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, जहाँ पे पी क्या है कंपेयर करने पे मिलेगा, तो यहाँ पी एक्स, तो ये रहा एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई में है पी, तो -1/2y इज़ द वैल्यू ऑफ पी, तो पी की वैल्यू आ जाएगी -1/2y। इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी वाई का मतलब पी का इंटीग्रेशन चाहिए वाई के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन पी डी वाई, इंटीग्रेशन -1/2y डी वाई। अब वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, वाई का इंटीग्रेशन क्या y² होगा, यस सर y² होगा, तो -1/2 इंटू y²/2, तो कितना जाएगा y²/4 आ जाएगा, माइनस के y²/4, तो ये तो कुछ मैच ना हो रही है भाई, क्योंकि यहाँ से तो कहीं भी हमें ना दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि 4 तो कहीं है ही नहीं। तो हमने सही कंपेयर किया वैसे, एक बात ये देख लो। ओके, तो गलत तो हो ही गया है, देखो ये -1/2y है भैया, क्या है -1/2y। ओके, दोबारा कर देता हूँ, रुक जाओ। तो ये पहली बात तो हमने क्या किया था इसमें, डी एक्स अपॉन डी वाई हमने बनाया था, डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये बना था x/2y प्लस y², इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गए थे हम, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, माइनस में आएगा 1/2y इंटू एक्स इज इक्वल टू y²। ये तो इक्वेशन बनी थी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये कौन सी फॉर्म की है, इज ऑफ द फॉर्म डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू फॉर्म की है, जहाँ पे p की वैल्यू कितनी है -1/2y है, p की वैल्यू है -1/2y। ठीक है, यही तो है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं, यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन, पी डी वाई इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रेशन 1/y डी वाई, 1/y का इंटीग्रेशन log y आएगा, मतलब माइनस के 1/2 log y, इस -1/2 को y के ऊपर पहुँचा सकते हैं, तो log 1/√y आ जाएगा। अब निकालो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर पी डी वाई, और पी डी वाई की वैल्यू आपने निकाल ली है ना, जो है e की पावर log 1/√y। आपको पता है e की पावर log हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/√y, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन था। चल दो आगे बढ़ते हैं, चल जा भाई तू भी, यस ओके। 13 पाते हैं, एमसीक्यू नंबर 13। इसने बोला कि अगर ये एक स्केलर मैट्रिक्स है तो y⁴x की वैल्यू बताओ। अगर ये कैसे मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y⁴x। स्केलर मैट्रिक्स कब होता है, जब डायगोनल में सभी एलिमेंट्स इक्वल हो। डायगोनल में सभी एलिमेंट्स कैसे हो, इक्वल, और बाकी सभी एलिमेंट्स कैसे हो, 0। मतलब ये जो y यहाँ पे लिखा हुआ है y, इसकी वैल्यू 7 होगी, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं अगर स्केलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इक्वल, बाकी सभी कैसे होते हैं, 0। तो यहाँ पे x को क्या होना पड़ेगा, 0, x की वैल्यू 0 आ जाएगी और y की वैल्यू 7। इसने हमसे पूछा है y की पावर x, यानी कि 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 होता है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14, इसने बोला था कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर 272, 1520, 1450। इफ z इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम कहाँ से होगा। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। तो भैया पहला पॉइंट अपने पास है 2 and 72, 2 and 72। तो x की वैल्यू 2 पुट करो, इसमें कितना आएगा 36, और y की वैल्यू 72 पुट करो, तो 72 पुट करेंगे, 9 इंटू 72, 9 2 18, और 9 7 63 and 64, ऐड करेंगे कितना आएगा 8 और 6 14, 4 और 3 7, और 1 8, एंड ये आ जाएगा 684। 15 20 पे चेक कर दे, 15 and 20। एक्स की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो 15 इंटू 18 कितने होते हैं 270, प्लस 9 इंटू वाई करेंगे 20 इंटू 9 कितने होते हैं 180। तो इन दो जोड़े कितना आएगा 450 आएगा, यस 450। अगला पॉइंट क्या है 40 and 15, 40 and 15 रखो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स की वैल्यू कितनी पुट करोगे 40, तो 40 इंटू 18 कितने होते हैं 720। सीधी सी बात है 720 तो यहीं आ गया, तो मैक्सिमम तो यहीं पे होगा, ठीक है। और मिनिमम कहाँ पे हो रहा है 450, यहाँ मिनिमम हो रहा है 15-20 पे, तो 15-20 पे मिनिमम है और 40-15 पे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हो गया 40-15 पे और मिनिमम हो गया 15-20 पे, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये जब मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाया है उसमें मैंने बताया आपको कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस तरीके से ही निकलती है। ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, तो ये तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। क्या हमने प्लस की कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में,
हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी प्लस माइनस की। तो ए प्लस माइनस बी इनवर्स कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस ए इनवर्स, मतलब ए प्लस माइनस ए इनवर्स प्लस माइनस बी इनवर्स। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी इनवर्स की नहीं है बच्चों। तो ये ऑप्शन सरासर गलत है, इसने नॉट करेक्ट पूछा है तो ये हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा होगा कि ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी सी का इनवर्स इज इक्वल टू सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ये भी आपने पढ़ी है 100%, ये तो आपकी बुक से ही है। और मोड ऑफ ए का इनवर्स मोड तो हमेशा सब पे अप्लाई होता है, तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, बस ये पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट नहीं था। If the feasible reason of a linear programming problem with objective function z is equals to ax plus by is bounded, then which of the following is true? तो इनमें से कौन सा ट्रू है? अगर रीजन बाउंडेड है तो, अगर रीजन बाउंडेड हो जाता है बच्चों तो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं और मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इट विल हैव ओनली ए मैक्सिमम वैल्यू, गलत। ओनली इट विल हैव मिनिमम वैल्यू, नो। इट विल हैव बोथ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इट विल हैव नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम भी नहीं होगी वैल्यू, मिनिमम भी नहीं होगी वैल्यू जब हमारे पास फिजिबल रीजन नहीं है। अगर मेरे पास फिजिबल रीज़न नहीं है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर फिजिबल रीज़न आ गया तो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 17 पर चलते हैं। हमें इसको चाहिए कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड x इज इक्वल टू 4। तो चलो, क्योंकि ये हमारे पास एक लाइन दी हुई है जो कि बाउंड कर रही है उसको, कर्व को, और ये बना हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं कैसे? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स से, 0 से मतलब ए से बी आ जाएगा लिमिट। तो ये है फॉर्मूला अगर आपको एक्स एक्सिस के अलोंग घिरे हुए कर्व का एरिया निकालना है। अगर वाई एक्सिस से अगर मान लेते हैं ये निकालना होता, ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से। ये एक्स एक्सिस पर यहाँ पे एक लाइन दे रखी है हमें और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे? वाई डी एक्स। लेकिन अगर आपको ये निकालना होता, ये निकालना होता, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो हम ये वाई एक्सिस से घिरा हुआ है, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन एक्स डी वाई, ठीक है। कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन एक्स डी वाई एंड ए टू बी। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट एक्स की चाहिए, एक्स की लिमिट दे रखी इसने 4 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो लिमिट आ गई 0 से 4। वाई की वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू है रूट एक्स डी एक्स, तो ये बन गया भैया 0 से 4 रूट एक्स डी एक्स। कहाँ है ऑप्शन? अभी दिखाऊंगा ऑप्शन भी, शायद मेरे ख्याल से ये नहीं, यहाँ पे तो 2 भी आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अरे हो गया है, तो लो डी ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से अगर आपको ये वाला निकालना है, ये वाला ऊपर वाला, ये तो अगर आपको ये रीजन निकालना है, ये वाला रीजन ऊपर वाला, तो एक्स डिवाई से निकालेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर डी वाई, लिमिट वाई की चाहिए, वाई की लिमिट निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 4 यहाँ पर रख लो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा, यानी कि 2, वाई की वैल्यू जाएगी 2, 0 से 2। तो ये निकल जाएगा वो एरिया जो मैंने यहाँ पे ऊपर शेड कर रखा है। वैसे ये वाला भी ऑप्शन है बट ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं है सही ऑप्शन? क्योंकि इसका मतलब ये एरिया निकालना नहीं है, इसका मतलब ये ऊपर वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं 18 पे। ओके, ये थोड़ा उसमें आ गया हिंदी में, ये 18। द ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सोन दिस। तो क्या ये कोस का ग्राफ है? यस, देख के बता सकते हो। दिस ग्राफ इज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू कोस एक्स, क्योंकि π/2 पे कितना आंसर आ रहा है? 0। π/2 पे कितना आंसर आ रहा है? 0। और पाई पे कितना आ रहा है? -1। π/2 पे कितना आ रहा है? 0। गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ पे कितना है? 0 है। यहाँ पे x की वैल्यू है कितनी? 0, और y की वैल्यू कितनी है? पाई है, क्या है? नहीं, पाई नहीं, 0 है। तो क्या ये कोस का? नहीं, कोस का ग्राफ है, ये लग तो कोस का ग्राफ है। हाँ, कोस का ही तो है, सही तो है। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि ये पॉइंट कितना है? 0 1 ही तो पॉइंट है ये। जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 डिग्री पर y की वैल्यू 1 होती है कोस 0 की, ठीक है। तो यानी कि 100% दिस फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ कोस, तो y इज इक्वल टू कोस एक्स। इसने पूछा कोस इनवर्स एक्स। अब देखो एक बात ध्यान से, जो कोस एक्स है उसकी डोमेन क्या होती है? रियल नंबर्स। रेंज क्या होती है? -1 से +1। ये हो जाएगी डोमेन, ये हो जाएगी रेंज, ठीक है। डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यूज़ आप क्या पुट कर सकते हो? देखो ये यहाँ से चलते हुए आ रहा है ग्राफ और आगे को चलते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो एक्स एक्सिस पे हैं वो हम पुट करते हैं, मतलब ये तो डोमेन होती है। और देखो इसका आंसर हमेशा इसके बीच आएगा, यानी कि वाई की वैल्यूज़ है, यानी कि बन जाएगी रेंज।
तो y इक्वल टू कोस एक्स की डोमेन रियल नंबर्स है, लेकिन रेंज कितनी है -1 से +1। लेकिन इसने पूछा है कि जब भैया इन्वर्स हो जाएगा जब कितना होगा, कोस इन्वर्स एक्स इसने पूछा है। तो कोस इन्वर्स एक्स में जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन -1 से 1, और रेंज क्या बन जाएगी -π/2 से +π/2। यानी कि वो ग्राफ जिसमें वैल्यूज पुट करेंगे -1 से 1 के बीच की और आंसर मिलेगा -π/2 से π/2, वही ग्राफ होगा इन्वर्स का ग्राफ। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है देखते हैं, ध्यान से सुनो। -1 से 1 से वैल्यू पुट करेंगे और -π/2 से +π/2 आंसर आना चाहिए। यानी कि ये बन जाएगा एक्स एक्सिस पे और ये बन जाएगा वाई एक्सिस पे। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। -1 से 1 बन जाएगा एक्स एक्सिस पे और -π/2 से π/2 बनेगा वाई एक्सिस पे। तो चलो थोड़ा उल्टा हो जाएगा ना, तो ये वाला ऑप्शन तो काट ही दो, क्योंकि वाई एक्सिस पे बनेगा -π/2 से +π/2, ये भी ऑप्शन काट दो। अब आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये सही है क्योंकि एक्स एक्सिस में -1 से +1 आएगा, ये तो हटा ही दो, देखो -1 से +1, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, क्योंकि -1 से +1 के बीच आंसर रखेंगे और इसका आंसर -π/2 से +π/2 आएगा। देखो आगे भी कर सकते हैं इसको, जब आगे बढ़ेगा ये तो -π/2 से +π/2 में मिल जाएगा। लेकिन मेन बात क्या है कि इसकी वैल्यूज़ हमें एक्स एक्सिस पे -1 से +1 के बीच पुट करनी है। यहाँ पे -π/2 +π/2 इसको तो हटा ही दो, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बी तो गया ही। यहाँ पे तो हमें कुछ पता ही नहीं चला, इसने बोला कि यहाँ से चलाता भी आओ और यहाँ तक वैल्यूज रखते चले जाओ इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक, जो कि नहीं है। हमें केवल -1 से 1 के बीच की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि वही इसकी डोमेन है। ठीक, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन सी। अब आते हैं इसके क्या बोलते हैं इनको, असर्शन रीजन। चलो असर्शन रीजन बोलते हैं। तो पहला ठीक है पहला असर्शन देखते हैं। लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड दिस फंक्शन z to z इज डिफाइंड बाय दिस इफ इट इज ए बाइजेक्टिव। ओके, एक मैंने आपको एक बात बताई थी पढ़ाते टाइम की, अगर कोई फंक्शन लीनियर फंक्शन है 3x - 5, तो लीनियर फंक्शन हमेशा कैसी होती है, 1 1 भी होती है और 1 2 भी होती है। बताया था मैंने कि जब कोई फंक्शन लीनियर हो तो वो 1 1 भी होती है और ऑन 2 भी होती है, और अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन 2 भी है तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव है। 1 1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन 2 को हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं, ये भी मैंने बताया था। 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, ऑन 2 को क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव, मतलब दूसरा नाम है। 1 1 फंक्शन बोल दो, इंजेक्टिव फंक्शन बोल दो, एक ही बात है, इंजेक्टिव। ऑन 2 फंक्शन बोल दो, सरजेक्टिव फंक्शन बोल दो, एक ही बात है। मतलब कोई अगर फंक्शन लीनियर फंक्शन है तो 1 1 भी होगी, ऑन 2 भी होगी, इंजेक्टिव भी होगी, सरजेक्टिव भी होगी, इसका मतलब बाइजेक्टिव हो जाएगी। तो इसने बोला क्या ये बाइजेक्टिव है, यस 100% इट इज बाइजेक्टिव, एडजस्टेंट सही है। ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ सरजेक्टिव एंड इंजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन सरजेक्टिव भी है इंजेक्टिव भी है तो वो बाइजेक्टिव है, 100% ट्रू। यही तो कंडीशन है बाइजेक्टिव की कि 1 1 भी हो, ऑन 2 भी हो, इंजेक्टिव भी हो, सरजेक्टिव भी हो। तो अजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और ये रीज़न सही एक्सप्लेन करता है ए को। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 19। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। चलो मैं ये हिंदी वाला बता देता हूँ क्योंकि 20 तो थोड़ा आगे आएगा। इसने बोला ए लो भाई तुमने क्या बात कर दी, लो 20 पे आ जाओ। ये फंक्शन है हमारे पास, ये कॉन्टिन्यूस है x = 5 पर। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन का आंसर इक्वल होते हैं। यही तो है कॉन्टिन्यूस होने का तरीका। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट x = 5 पर चेक करना है ना, तो इसमें 5 पुट कर दो, 5 × 3 15, 15 - 8 कितना आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आएगी, और राइट हैंड लिमिट 2k आएगी। राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 2k। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी होनी चाहिए, इक्वल, यानी कि 2k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वल। तो k की वैल्यू कितनी रहेगी, 7/2। तो जब k की वैल्यू 7/2 है तब ये फंक्शन कैसी होगी, कॉन्टिन्यूस होगी। तो पढ़ते हैं अजर्शन, दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x = 5 4 k = 5/2। गलत हो गया, 5/2 पे तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं आ रही है, 7/2 पे कॉन्टिन्यूस आएगी। जब k की वैल्यू कितनी होगी, 7/2 होगी, तब क्या आएगी, ये कॉन्टिन्यूस आएगी। ठीक है, अब इसने बोला तो एजर्शन तो हो गया गलत, रीजन देखते हैं। फॉर ए फंक्शन f टू बी कॉन्टिन्यूस एट x = a, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, और ये फंक्शन का आंसर हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का उस पॉइंट पर आंसर, तो तीनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि रीजन तो बिल्कुल सही है कॉन्टिन्यूस होने का, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस है ये नहीं। तो इसका मतलब आर तो सही है लेकिन ए गलत है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे होता है, आर सही ए गलत, अजर्शन गलत है, रीजन सही है। तो अजर्शन तो गलत है और रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर इस एमसीक्यू का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो ये हो गए आपके सारे एमसीक्यूज। आई होप को आपके सभी समझ में आ गए होंगे।
किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ करेगा ना बच्चों, तो हमें बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक वाइक भी कर देना। ओके।